हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज आप लोगों का एक स्पेशल सेशन सैटरडे को मैंने लगाया है। ये हर सैटरडे को नहीं होगा। जनरली आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, लेकिन चूंकि टॉपिक एक क्लास और बढ़ गया था आपका प्रोपोर्शन का, तो रख लिया। मंडे से हम लोग एक फ्रेश टॉपिक एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी चीजों को क्लियर करेगा। बहुत डेप्थ में जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत डेप्थ में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जल्दी से कैसे चीजों को कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, सारी चीजों को हम देखेंगे। तो मंडे से घमासान शुरू होगा और मंडे टू फ्राइडे 5 क्लास हम लगाएंगे उसमें, एलसीएम एचसीएफ में। ठीक है, 4 क्लास तो मिनिमम लगेंगी ही लगेंगी। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। कॉन्सेप्ट तो कुछ बचा ही नहीं है, बस क्वेश्चंस बचे हुए थे। सारी चीजें स्पेशल केस में आपको पढ़ा चुका था। मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, कुछ सवाल भी हम लोगों ने कर लिए थे उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आज चीजों को आगे बढ़ाते हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे। जल्दी जल्दी सवाल को करने हैं हम। दरअसल ये क्लास मैं कल भी एंड कर सकता था, थोड़ा 10-5 मिनट बढ़ाकर 2-4 सवाल और करा देता, लेकिन एक क्लास मैंने और रखी प्रोपोर्शन की। उसका रीजन यही था कि 2025 में प्रोपोर्शन से बहुत सवाल पूछे गए थे और नो डाउट कुछ सवाल अच्छे भी थे। यस, कुछ सवाल अच्छे भी थे, तो उनकी वजह से प्रोपोर्शन को हम एक ही क्लास में इग्नोर कर देते, तो कहीं ना कहीं फिर इंजस्टिस होता इस चैप्टर के साथ, प्रोपोर्शन के साथ। चलो, सवाल करा है 5.76 और 0.88 का मध्य अनुपात बताओ, और वो अप्रोक्सीमेट होगा। ये क्वेश्चन 2025 में आया है। देखो, मैंने बोला ना, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करो। 2 दशमलव स्थान तक क्या करें, बताओ भाई। देखो, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन होगा अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी कि 5.76 × 0.88। अब बच्चे एक चीज देखो, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे जीरो से रिप्लेस करूंगा। यहां 2 जीरो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 जीरो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब 88 की 576 में ना गुणा मत करना। यस, पता है क्यों? क्योंकि 576 जो आप यहां देख रहे हो, ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग नंबर है। किसका? 24 का परफेक्ट स्क्वायर है 576। तो 24 बाहर आ जाएगा बटे, भाई ये 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो 10 बाहर आ जाएगा। और ये वाला 100 भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, तो 10 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में बचेगा तो क्या? 88। क्या बचेगा? 88। अब क्या 88 को आप ऐसी दो संख्या में तोड़ सकते हो कि कोई एक संख्या तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए? भाई, क्या मैं 88 को ऐसे कह सकता हूं 4 × 22, 22 × 4 = 88 होता है, और जिसमें 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 24/100, और जो ये 4 है इसका 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में ये 22 बचेगा। क्या बचेगा? ये 22 बचेगा। तो जितनी भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन सकती है, उनको मैंने बाहर निकाल लिया, उनको मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब हमारे पास इस 22 को, जो अंडर रूट ऑफ 22 है, इसकी ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है। अप्रोक्सीमेट, इसकी क्या देखनी है बच्चा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है, क्योंकि हमें आंसर 2 दशमलव तक पूछा है। हमें क्या पूछा है? आंसर 2 दशमलव तक पूछा है। तो भैया 22 का देखो, 22 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
लेकिन इसका अंडर रूट हम अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, लगभग के हिसाब से निकालेंगे इसका अंडर रूट। तो क्या निकाले भाई, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो वो 16 होता है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। यानी कि 22 का अंडर रूट जो है वो 4 और 5 के बीच में ही होगा, 4 और 5 के बीच में होना चाहिए जो 22 का अंडर रूट है। तो कितना होगा वो भाई? अगर मैं आपसे क्या करूं, 45 गुणा 45 कितना होता है? 5 पूरे 25, 4 पंजे 20, 20.25। तो क्या मैं इसको 4.6 बोल दूं? भाई 4.5 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये आता है 20.25। लेकिन हमें तो 22 के पास जाना है, तो इसको एक बढ़ा के 4.6 कर दो, कि अंडर रूट ऑफ 22 जो होगा वो लगभग 4.6 के आसपास होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर है 25। तो जो भी अंडर रूट 22 होगा वो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो फिर मैंने 4.5 का स्क्वायर किया, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 से अगली संख्या होती है 5, दोनों को गुणा किया 20, डेसिमल लगाया 20.25। लेकिन अभी भी 20 हमारा 22 से छोटा है, यानी कि 4.5 से थोड़ी सी बड़ी संख्या को लो, तो 4.6 ले लो। अब सॉल्व कर लो, 24 दूनी 48 गुणा 4.6, या पहले दो की गुणा इसमें करो, 2 छिक्के 12, 9.2 गुणा 24 बटा 100। तो 24 दूनी 48, 4, 24 निम्मा 216, 216 और 4 220 बटा 100। ठीक है, यहां पॉइंट है, पॉइंट दो संख्या पीछे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2.208। यानी कि मेरा आंसर 2.2 के आसपास है। मेरा जो आंसर है वो 2.2 के आसपास है। क्या बचा? 2.2। ये तो 2.5 है, ये 2.8 है, ये 2.3 है, तो 2.2 के आसपास मुझे एक ही ऑप्शन मिला जो ऑप्शन डी है। ये अच्छा सवाल था जिसमें बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। अब मैं फिर से बताता हूं आपको, सुनना। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। जब हम सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक करने की क्लास करेंगे तो मैं आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सब निकालना सिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सब कुछ सीखेंगे निकालना हम। ओके, अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि अंडर रूट 22 है वो 4.6 के लगभग होगा, 4.6 के लगभग। तो मैंने 4.6 को यहां रखा, 2 की गुणा 4.6 में करी 9.2, 24 की गुणा करी 220.8 बटा 100, तो 2.208। अब 2.2 के आसपास मेरा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो मेरा यही सही जवाब होगा। ये सवाल अच्छा था 2020 में, 25 में जो पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जरा इस सवाल पे आएंगे बच्चा, देखिए। हाँ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट सब सिखाऊंगा बच्चा निकालना, है ना। अब एक सवाल के लिए वो 1.5 घंटे की क्लास रहेगी कम से कम। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट निकालने की 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। तो अब एक क्वेश्चन में ही आया है तो फिलहाल इसे डायरेक्ट देख लो। जब मैं आपको घातांक करनी पढ़ाऊंगा वहां सिखा दूंगा आपको प्रॉपर, विद थंबनेल लिखूंगा मैं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल लिखूंगा मैं प्रॉपर थंबनेल के साथ, डोंट वरी। सवाल है ए स्क्वायर बटा बी क्यूब और 9b² बटा 4a³ का मध्य अनुपात। देखो कुछ नए सवाल, क्या बहुत सारे नए सवाल भी पूछे गए थे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं था, कॉन्सेप्ट वही था जो हर टीचर हर बार पढ़ाता है बच्चों को, बस सवाल नए थे। जिसने कॉन्सेप्ट सीखे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जिन्होंने सवालों को रटा, केवल क्लास के सवालों को, वो फंसे। अब जैसे मैं आपको ये सवाल करा रहा हूं कि 2025 में ये आया, 2022 में ये आया, ये आ सकता है, ये वो हो सकता है। आप इन सवालों को अगर समझोगे विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट, तो मैं कह रहा हूं सवाल कैसा भी आए आप कर जाओगे। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि यार 2025 में आया, रट लेता हूं, 26 में भी यही आएगा, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
भाई 26 में सवाल चेंज होगा, 100% चेंज होगा। एसएससी का रिकॉर्ड है, सेम डिजिट का सवाल एसएससी ने आज तक किसी एग्जाम में दिया ही नहीं है, सेम डिजिट का। वो डिजिट जरूर चेंज करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेगा, बस इतना ध्यान रखना। अब सवाल कह रहा है कि ए स्क्वायर बटा बी क्यूब और 9b² बटा 4a³ का मध्य अनुपात क्या होगा। अब अगेन हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। अब मुझे इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है बच्चे। तो मीन प्रोपोर्शन अगेन आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी कि ए स्क्वायर बटा बी क्यूब गुणा 9b² बटा 4a³ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो काटा पीटी करके, जितने से ए कट रहा है उसको ए से काटो। भाई जैसे ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब है, तो यहां ए बचेगा केवल, दो पावर से दो पावर कटेगी, ए बचेगा। ये बी स्क्वायर है, ये बी क्यूब है, यहां एक बी बचेगा क्योंकि दो बी से दो बी कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर तो केवल 9 बचा है, तो क्या आ गया 9 बटा ये 4 और ये ए बी, क्या है बच्चा ए बी, ये हमारे पास बचा है 9/4 AB। अब जो 9 है ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 3 बाहर आ जाएगा। ओके, अब जो नीचे ये 4 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी 2 बाहर आ जाएगा। अब ए बी बचेगा, उसे आप ऐसे लिख सकते हो रूट के अंदर। भाई 9 को भी बाहर निकाल दिया आपने 3, 4 को भी बाहर निकाल दिया 2 बना के, अब ए बी बचा वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, यानी कि 3/2 AB। कहीं ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन डी, 3/2 √AB। ये भी लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है। एक और कराऊं, चलो बहुत सारे सवाल है, डोंट वरी। इन्हीं सवालों की वजह से मैंने आपकी एक और क्लास सैटरडे स्पेशल लगाई है, तो अच्छे अच्छे बहुत सारे सवाल हैं। जरा इस सवाल को देखिए, ये तो आसान है। जल्दी से बताओ बच्चे इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग। कह रहे 18 और 30 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। बच्चे कल मैंने आपको सिखाया कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b²/a। किसी ने फॉर्मूला याद किया, ये क्लास का रिवीजन किया होगा तो वो कर लेगा। ये b है, ये a है, यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर और बटे पहली संख्या। तो भाई 30 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होती हैं, बटे 18। तो 18 पंजे 90 और एक जीरो और लिख दो, तो आंसर कितना आ गया 50। ये तो सिंपल था। पेयर कॉपी में नोट जो लोग कर रहे हैं प्लीज मत करो, परेशान हो जाओगे। इस सवाल पे आओ जरा। कह रहा है 3 + √2 और 2 √7 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। ये भी हाँ, टाइम बचे मंडे से आपका सुबह सुबह 11 बजे से क्लास रहेगी मंडे से, और ये रोज रहेगी, ऐसा नहीं है कुछ दिन बाद चेंज होगा ये होगा। प्रॉपर आपके सिलेबस खत्म होने तक रोज मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास 11 AM रहेगी। और आपका जो टॉपिक मैं मंडे से शुरू करने वाला हूं वो होगा बच्चा LCM एंड HCF। ठीक है, मैं लगातार 3 दिन से आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और मंडे टू फ्राइडे रहेगी, ये तो स्पेशल लगाई है जस्ट मैंने। भाई इन दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शन वो होता है b²/a। तो b कितना है 2 √7, और उसका मैं स्क्वायर करता हूं
और बटे ए, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये कितना आएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है और अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है। बच्चे किसी भी आप अंडर रूट वाली संख्या का, किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो प्रॉपर वही संख्या बाहर निकल के आ जाती है। किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हो, जैसे रूट 7 का स्क्वायर 7 बाहर आ जाएगा। हाँ, जो बायोलॉजी की क्लास है उस टाइम पे वो 2 बजे शिफ्ट हो जाएगी, तो चल रही है, डोंट वरी। बटे 3 प्लस अंडर रूट 2, मैं नीचे लिखता हूं इसको, 4 गुणा 7 बटे 3 प्लस अंडर रूट 2। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने शायद 10th क्लास में अगर कुछ याद होगा तो आपने पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण जिसको बोलते हैं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कोई संख्या है x बटे a माइनस बी, ये कोई संख्या है और मुझे इसका परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करना है। तो बच्चे रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो नीचे a माइनस बी आपको दिख रहा है ना, इसका जस्ट साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये a माइनस बी है तो ऊपर नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। अगर नीचे a प्लस बी होता, प्लस का साइन होता, तो मैं a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। इसी को परिमेयकरण, इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन भी इसी को कहते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, ये x तो यहीं पे आ जाएगा और ये a प्लस बी इसके साथ हो जाएगा। और नीचे क्या होगा भाई, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। किसी भी संख्या का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करना हो तो उसके नीचे जो संख्या है डिनोमिनेटर में, हर में, अगर वो माइनस में है, जैसे a माइनस बी, ऊपर नीचे a प्लस बी की मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो प्लस में है तो ऊपर नीचे a माइनस बी की मल्टीप्लाई कर दो। अब ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये एक फॉर्मूला है। अब यहां पर भी हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 माइनस रूट 2 है, प्लस रूट 2 है, तो 3 माइनस रूट 2 की हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये प्लस का साइन था। तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 और 3 माइनस रूट 2 बटे, देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 28, 3 माइनस रूट 2 बटे 3 तिया 9 माइनस, देखो रूट 2 का स्क्वायर क्या देगा हमें, 2 देगा। तो ये हो जाएगा 28, 3 माइनस रूट 2 बटे 9 में से 2 गया 7 और 7 चौको 28। क्या उत्तर आ गया, 4 और 3 माइनस रूट 2। कहीं ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका जवाब है। और ये भी एक अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था बच्चे। जो आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, आज की क्लास सैटरडे स्पेशल, कल संडे है, थोड़ा सा टाइम निकालकर इस क्लास को दोबारा देख लेना अगर कोई दिक्कत आए तो। सारे के सारे सवाल अपडेटेड हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर आप नए बच्चे हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, पहली बार मैथ पढ़ रहे हो, तो भाई आपके लिए तो ये लगा लो कि आज की क्लास के जो क्वेश्चन है ना, वो रामबाण है अगर आप इन्हें रिवीजन करोगे तो, अगर आप इनका रिवीजन करोगे तो। चलिए ये सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जैसे ये सवाल है ना, जैसे इससे पहले वाला कराया और अब मैं ये करा रहा हूं, भाई ये सीजीएल लेवल के सवाल हैं। अगर मैं इन सवालों को बिना इसके देता, मैं ये देता ही नहीं आपको कि ये सवाल आया कहाँ है, मैं गारंटी से कहता हूं आप में से आधे से ज्यादा लोग तो ये कहकर भाग जाते, बेवकूफ इंसान है, बेवकूफ मास्टर है, पता नहीं
इतने हाई लेवल के सवाल क्यों करवा रहा है, हमें तो जीडी का मैथ पढ़ना है। इसी वजह से मैं ये लिख कर लाया हूं कि जीडी 2025 में ये सवाल पूछा है। कई बार हम टीचर, में अपनी ही बात नहीं कर रहा, हम जो मैथ्स के टीचर होते हैं हमारे सामने चैलेंज होता है कि अगर हम थोड़ा सा ऊपर का लेवल करा देना तो बच्चा भाग जाता है ये कह के कि यार इस मास्टर को लेवल का पता ही नहीं है, ये तो सीजीएल लेवल लेके चल रहा है, हम तो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं। इसी वजह से हमें ये प्रूफ देना होता है कि भाई ये सवाल 2025 अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ, 2 महीने पहले, अब अप्रैल चल रहा है, फरवरी में जो हुआ उसी में एग्जाम में पेपर आया है, क्वेश्चन आया है, ये आपके सामने है, जरा देखेंगे, पढ़िए आराम से। देखिए जरा भाई, जैसे ये है, एक संख्या ये है मेरे पास और एक संख्या ये है मेरे पास, कह रहे हैं इनका थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात बताओ क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन, तो पहले तो इस संख्या को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, y को ऊपर ले जाते हैं। देखो अगर कोई संख्या नीचे है, जैसे 1/a की पावर b है, इसको मैं कह सकता हूं a की पावर माइनस का b, यानी कि a की पावर b को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो वो मुझे माइनस में रखनी होती है पावर। अगर पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। और सपोज अगर ये ऐसे होता 1/माइनस का b, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाता तो ये a की पावर b हो जाता। पावर का साइन चेंज होता है अगर कोई संख्या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर यानी कि हर से अंश में जाती है तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। इतना एक साइड बॉक्स में लिख लो, ये सर्ड सिंडिसिस का कॉन्सेप्ट है सारा। अगर आप y को ऊपर ले जाते हो तो ये बन जाएगा y की पावर माइनस का 1.5 गुणा x की पावर 2.5 गुणा z की पावर 3.5। ओके, एक संख्या तो ये रही। दूसरी संख्या ये है कि x की पावर 0.25 गुणा y की पावर 0.25 गुणा, और z की पावर ये माइनस की है बच्चे, देखो ये नीचे माइनस की है, अगर ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, z की पावर 0.25। ये हमारे पास दूसरी संख्या है, ये हमारे पास पहली संख्या है। अब उसने जो पूछा है वो पूछा है तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। बच्चे जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है वो होता है b² / a, यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो x की पावर 0.25 गुणा y की पावर 0.25 गुणा z की पावर 0.25, और अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर करने के बाद में नीचे आएगी आपकी पहली संख्या। ठीक है, नीचे आप पहली संख्या करो, और पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या है y की पावर माइनस का 1.5, x की पावर 2.5 और z की पावर 3.5। बहुत ही ज्यादा संभल के करना है, मैं फिर कहूंगा एसएससी सीजीएल लेवल का सवाल है ये, एसएससी सीजीएल लेवल का। अब एक और कॉन्सेप्ट सर्ड सिंडिसिस का मैं बताता हूं। मान लो a की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a की पावर हो जाएगी 3 दूनी 6। क्या हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी 6। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो इनमें, तो 2 की मल्टीप्लाई 0.25 में करोगे तो 25 दूनी 50 होता है, 0.5 हो जाएगा। y की पावर 25 की 2 में गुणा करोगे 50 यानी कि 0.5, और z की पावर 25 की 2 में गुणा करोगे यानी कि 0.5, और नीचे क्या है, y की पावर माइनस का 1.5, x की पावर 2.5 और z की पावर 3.5। इतना काम आपने यहां तक किया। अब इसके बाद क्या करना है, जो पावर माइनस में है उसे ऊपर ले जाओ। अब जैसे ये x की पावर 0.5 है और नीचे x की पावर 2.5 है, तो 0.5 वाली को नीचे ले आओ, छोटी पावर को बड़ी पावर के पास लाओ। ये
जेड की पावर 0.5 है, जेड की पावर 3.5 है, नीचे ले आओ, है ना। हमें अपने आंसर के हिसाब से अरेंज करना है, और आंसर में ऊपर केवल वाई है, ऊपर केवल वाई है, बाकी सब नीचे है। आप चारों ऑप्शन में देखो, चारों ऑप्शन में ऊपर केवल वाई है, बाकी सब नीचे है। तो y को 1.5 को ऊपर ले जाओ, बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y की पावर 0.5 गुणा y की पावर 1.5 बटे, ये नीचे आ जाएगा, x की पावर 2.5 गुणा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.5, और ये z की पावर 3.5 गुणा, और z की पावर माइनस का 0.5। ठीक है भाई, अब देखो ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी, y की पावर 0.5, y की पावर 1.5 आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ोगे तो 1.5 और आधा मिलाकर कितना हो गया, 2। ऐसे ही x की पावर 2.5, x की पावर माइनस का 0.5, तो ये 2.5 में से 0.5 घटाओगे क्योंकि माइनस का साइन है, तो x की पावर 2 बचेगी। 3.5 में से 0.5 घटाओगे तो भैया 3 में से आधा, 3.5 में से आधा गया, 3 बचेगा, और ये आपका फाइनल आंसर है, वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब। ये रहा आपका जवाब। और ये मैं कह रहा हूं जीडी तक का, अब तक का पूछा गया सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं कहूंगा, अब तक का पूछा हुआ। मैं 2021 से एसएससी जीडी पढ़ा रहा हूं, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 5 साल के मेरे अनुभव में सबसे बेस्ट क्वेश्चन था जो जीडी का पूछा गया था, एसएससी जीडी का। हालांकि अगर मैं सीजीएल लेवल से देखूं तो सवाल में दम नहीं है, क्योंकि मैं खुद एसएससी सीजीएल का एस्पायरेंट स्टूडेंट रहा हूं। तो एसएससी सीजीएल वालों के लिए तो ये हलवा है क्वेश्चन, लेकिन जीडी वालों के लिए भाई बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है। ओके, तो चलिए। हाँ, क्या सर हम इसे और थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे? भाई क्वेश्चन आया, क्या सर हमें दिख रहा है कि यार ये सवाल हैवी है, क्या सर कुछ तो ऐसा है कि हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं? देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप इतने मैच्योर बच्चे हो, सवाल देखकर लग रहा है कि यार कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ऐसे सवालों की कोई ट्रिक नहीं होती है कि सर इधर की चीज उधर रखो, उधर की चीज इधर रखो, आंसर आ जाएगा ना। बच्चा ट्रिक नहीं होती है, आपको थोड़ा सा सब्र करके और दिमाग से ये करना है। देखो मैं थोड़ा सा आपका काम आसान करने की कोशिश करता हूं। हमें अगर अपना काम आसान करना है तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी। पेन साइड में रख दो, केवल सामने स्क्रीन पर देखना, बस पेन साइड में रख दो, केवल स्क्रीन पर देखना। आप कैसे ऑप्शन की हेल्प से हम चीजों को करते हैं? भाई देखो, हम केवल जेड की बात करेंगे, केवल जेड की। यहां जेड कितना है, 0.25, उसकी पावर 2, तो जेड की पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आएगा, और नीचे क्या है, जेड की पावर 3.5। अगर ये 0.5 नीचे आएगा तो 3.5 में से घटेगा, तो यानी कि मेरा आंसर नीचे जेड की पावर 3 होना चाहिए। अब देखो तो सही कि अगर ये 0.5 नीचे आएगा तो 3.5 में से घट जाएगा, और 3.5 में से 0.5 घटेगा तो ये जेड क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? ये जेड क्यूब बनेगा। तो जहां पर जेड क्यूब नहीं है उनको हटा दो, यहां जेड स्क्वायर है हटा दो, यहां जेड स्क्वायर है हटा दो, यहां जेड क्यूब है, यहां जेड क्यूब है, 2 ऑप्शन बचे। अब x के पास आ जाओ, ये x की पावर 0.25 है, 2 से गुणा करो तो x की पावर 0.5 बनेगा, और नीचे x की पावर 2.5 है। तो अगर ये 0.5 नीचे आएगा तो ये 2.5 में से घटेगा, और नीचे 2.5 में से आधा गया, 2 पावर आ जाएगी, x की पावर 2। यहां तो पावर 3 है, ये ऑप्शन हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा। इस तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट, वो भी कब, जब आपको ये तरीका अच्छे से आया हो, तब जाकर आप इसे इस तरीके से कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ये सवाल है,
जरा इसको देखेंगे और बताइए इसका जवाब क्या है। कह रहे 7 5 3 का चौथा समानुपात, 7 और 13 का तीसरा समानुपात, और उनके बीच का अनुपात रेशियो बताना है। भाई तीन संख्या है मेरे पास, 7 5 3, इसका तो फोर्थ प्रोपोर्शन, और फिर कह रहा है 7 और 13 इसका थर्ड प्रोपोर्शन, और फिर इन दोनों का भी रेशियो, इन दोनों का भी आप रेशियो। आप कहेंगे कि सर ए बी सी का चौथा समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी गुणा सी बटा ए। तो दूसरी संख्या क्या है, तीसरी क्या है, 5 गुणा 3, और पहली संख्या क्या है, 7। अनुपात कह रहा है कि 7 और 13 का थर्ड प्रोपोर्शन वो क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बटा 7। देखो रेशियो में नीचे वाली संख्या नीचे वाली से कट जाएगी, ये बचेगा 5 तिया 15, और 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। क्या आपका जवाब ये होगा? बिल्कुल होगा। आप लेवल में चेंज देख रहे हो, ये 2023 जीडी का पूछा गया सवाल था, और जो जस्ट अभी हमने किया ये 2025 का पूछा गया है। तो हर साल एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे आप जिस टाइम पर जुड़े हो ये सबसे बेहतरीन टाइम है। एग्जाम का लेवल कुछ भी हो भाई, छोड़ दोगे आप अगर आप ये वाला कर्मा बैच कंप्लीट कर लेते हो तो। चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे रीजनिंग, चाहे जीएस, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, अगर आपके पास इंग्लिश है तो। बस एक साल आपके पास है, 3 साढ़े 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करो, बाकी के 8 9 महीने बैक टू बैक रिवीजन, बैक टू बैक रिवीजन। जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है, एक प्रैक्टिस सेट आपका मैं शुरू कर दूंगा यूट्यूब पर, और वो आपके एग्जाम तक रहेगा। और वो प्रैक्टिस सेट आज ही मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इतना फेमस होगा कि जिस दिन आप सेलेक्ट होकर आओगे आप खुद कहोगे कि सर आपके वो प्रैक्टिस सेट थे 100 जो हमने किए, और हमारा रिवीजन ऐसा हुआ कि 20 में से 20 क्वेश्चन है। कह रहा है 5√24, 3√10 और 3√15 का चौथा समानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, बी गुणा सी बटा ए। तो बी क्या है, 3√10, और सी क्या है, 3√15, और बटा ए यानी कि 5√24। ओके, इतना हमने किया। अब बच्चे सर्ड्स इंडिसेस का एक रूल होता है, अंडर रूट ऑफ ए गुणा अंडर रूट ऑफ बी। अगर दो संख्या अंडर रूट में है तो उन्हें मैं एक साथ कह सकता हूं अंडर रूट ऑफ ए बी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 3 गुणा 3 कितना होता है, 9, और अंडर रूट में 10 गुणा 15 कितना होता है, 150, बटे 5 अंडर रूट ऑफ 24। 5 अंडर रूट ऑफ 24 किया इतना आपने। अब देखो 150 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सको, एक पूर्ण वर्ग संख्या निकाल सको। तो आप कहोगे सर 25 गुणा 6 में तोड़ सकता हूं क्या 150 को मैं? 25 6 के 150 होता है, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही आप 24 को तोड़ो, 4 गुणा 6, भाई 4 6 24 होता है, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये 9 तो बाहर है, अब ये 25 है अंडर रूट के अंदर, तो 5 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 होता है, अंडर रूट 6 बचेगा यहां। फिर कह रहा है ये 5 यहां पर है, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, ये 2 आ जाएगा, और फिर ये अंडर रूट 6 बचेगा। अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 हटा दो, 9 पंजे 45 बटा 5 दूनी 10, और 45/10 का मतलब होता है बच्चा 4.5। ऑप्शन नंबर बी कितना है, 4.5।
आगे चलो, एक और सवाल। ये सवाल देखिए जरा। मतलब इन सवालों के लेवल को देखकर बच्चे ये मत घबराना कि ओवरऑल लेवल ही सर इतना टफ आया था कि जीडी का, नहीं। ओवरऑल लेवल 2024 से आसान था। अब लगाओ आप, 2024 से आसान 2025 का था, लेकिन कुछ सवाल अच्छे लेवल के, जैसे 20 है तो 16 से 17 क्वेश्चन मैं कहूंगा इतने आसान, इतने आसान, इतने आसान कि आप 5 मिनट में उड़ा दोगे। एक एक लाइन के सवाल ऐसे टिक करते जाओगे, 5 मिनट में उड़ा दोगे। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे आपके सामने अभी मैंने दिखाए हैं, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होगी, मतलब कई सारी चीजों की मिक्सर की जरूरत होगी। 2 से 3 क्वेश्चन, और वो आपके एग्जाम में भी आएंगे, मैं आज ही बता रहा हूं। आपके एग्जाम में भी 2 से 3 सवाल ऐसे आएंगे जो आपका कॉन्सेप्ट, आपका पेशेंस और आपकी तर्क बुद्धि, कितना आप दिमाग लगा सकते हो, ऐसे सवाल 2 से 3 हर शिफ्ट में तो पूछे जाएंगे। कह रहा है √6, √8 और √21 का चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? बी गुणा सी बटा ए। भाई √8 गुणा √21 बटा √6, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 168 होता है। 21 छिक्के 168, नहीं 21 अट्ठे 168, √6। क्या मैं, देखो एक चीज और देखो, √A बटा √B अगर कहीं है तो उस दोनों संख्या को आप एक ही जगह लिख सकते हो ऐसे। ये छोटी छोटी चीज तो अपनी रफ कॉपी में भी आप लिख सकते हो, नोट्स में लिखी हुई मिलेंगी आपको, कि √A बटा √B बराबर होता है √A बटा B। ऐसे ही मैं इनको कह सकता हूं कि √168 बटा 6, तो 6 दूनी 12, 6 8 48, √28 आ गया। अब √28 है, 28 को आप ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल सको, तो 4 सत्ते 28। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। ये आ गया 2√7। कितना आंसर आ गया? 2√7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके, चलो इस पे आओ जरा, इसको देखेंगे। एक दो सवाल और बचे हैं ऐसे, फिर मिसलेनियस कराऊंगा 4 5 बस। सवाल है ए सी और बी सी का चतुर्थ अनुपात डी है। चतुर्थ अनुपात क्या है? डी है। फिर कह रहा है बी सी स्क्वायर बटा ए डी बटा सी, और सी का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो भाई हम कहेंगे चतुर्थ अनुपात होता है बी गुणा सी बटा ए, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, तो सी गुणा बी सी बटा पहली संख्या ए। और ये किसके बराबर है? डी के बराबर। उसने बोला है ना कि भाई इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन डी है, तो मैंने डी के बराबर कर दिया। अब यहां से मैं कह सकता हूं डी बराबर कितना है? बी सी स्क्वायर बटा ए, ये डी के बराबर है, बी सी स्क्वायर बटा ए। अब आगे आ जाओ, कह रहा है भाई बी सी स्क्वायर बटा ए डी बटा सी, और सी का चतुर्थ अनुपात बताओ। क्या आप कुछ देख पा रहे हो कि भाई बी सी स्क्वायर बटा ए को तो मैं डी कह सकता हूं, तो क्या इस वाले पार्ट को मैं डी कह दूं? क्या इस वाले पार्ट को मैं डी कह दूं? भाई पहली लाइन में उसने बोला कि ए सी और बी सी का चतुर्थ अनुपात डी है, तो मैंने कहा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटा पहली संख्या बराबर डी, तो डी बराबर क्या हो गया? सी स्क्वायर गुणा बी बटा ए।
फिर उसने बोला कि बी सी स्क्वायर बटा ए डी बटा सी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तो बी सी स्क्वायर बटा ए को मैं डी कह दूंगा, दूसरी संख्या और गुणा तीसरी संख्या बटा पहली संख्या कर दो, तो ए डी बटा सी, तीसरी संख्या क्या है सी, और बटा पहली संख्या यानी कि डी। तो सी से सी गया, डी से डी गया, आंसर कितना आ गया, ए आ गया। और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देखकर डर गए थे कि सर ऐसा सवाल आया कि हुआ ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। अब आप जो बच्चे देख रहे हो, क्या आपको लगा इस सवाल में कुछ है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं था कि भैया चतुर्थ समानुपात डी के बराबर इसको कर दिया और इतने पार्ट को मैंने डी लिख दिया यहां, बस। फिर हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात पूछा, वो होता है दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या और बटे पहली संख्या, रखी और ए के बराबर आ गया। ओके, चलो ये सवाल देखो लास्ट है, फिर मिसलेनियस करेंगे, फिर विविध करेंगे भाई। फिर 2-3 सवाल आपको विविध कराऊंगा और फिर खत्म, बस। कह रहा है यदि F1 और F2 क्रम से है, इन तीनों संख्या और इन तीनों संख्या के चतुर्थ अनुपाती हैं, तो बताओ F1 गुणा F2 क्या होगा। F1 गुणा F2, भाई इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। ये डॉट नहीं है, ये कोमा है, ठीक है। इन तीनों संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, बस। करो जल्दी से, और दोनों का रेशियो ले लो। तो दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, 7/12 गुणा 8 और बटे पहली संख्या यानी कि 2/7 अनुपात। दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या यानी कि 5/6। क्या रेशियो में मैंने आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब ए बटा बी बटा सी बटा डी हो, तो पहली संख्या और लास्ट की पहले इनको गुणा कर लो, 8 सत्ते 56 बटे 12 बटे 2/7 अनुपात 4 धाम 40/3 5/6। तो पहली और लास्ट की गुणा, दूसरी और तीसरी की गुणा, पहली और लास्ट की गुणा, दूसरी और तीसरे की गुणा, ये तो मैंने आपको सिखाया है। तो 56 गुणा 7 बटे 12 गुणा 2 24 अनुपात 40 गुणा 6 बटे 5 दिया 15। अब आप इनका रेशियो बना लो, जितना भी कट कटा के बन सकता है उसको बना लो और आपका आंसर आ जाएगा। भाई जैसे नीचे की संख्या को नीचे से काट सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 अट्ठू 24, 8 से कटेगा 8 सत्ते 56, ओके। 5 से कटेगा 5 अट्ठू 40, अब नीचे की संख्या गायब हो गई। 7 सत्ते 49 रेशियो और 8 छिंग 48, क्या उत्तर आया बचा, 49/48। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। इतने क्वेश्चन थे जो प्रोपोर्शन से पूछे गए थे। अब मैं आपको थोड़े से मिसलेनियस यानी कि विविध करा देता हूं। विविध क्या होता है पहले ये समझो, क्योंकि आपका पहला चैप्टर है। विविध सवालों का मतलब होता है कि सारे टाइप खत्म हो चुके हैं, अब जो इक्का दुक्का बचा हुआ टाइप है, बच जाता है ना बीच में। जैसे अभी अभी क्या चल रहा है कि गेहूं की निकासी चल रही है सभी के, आप सभी मोस्टली गांव के लोग बिलोंग करते होंगे, तो गेहूं की निकासी निकासी चल रही है नॉर्थ इंडिया में। तो अब जब सभी गेहूं की जो पूली होती है उनको बटोर लेते हैं, तो उसके बाद फिर झाड़ू लेके लगते हैं कि यार कुछ बचा कुचा है ना, उसको भी सिकेर लेते हैं और फिर ऐसे बोरा में बंद करके और ले जाते हैं घर, है ना। तो अब वो सिकेर चलेगी कि कुछ इक्का दुक्का अगर बच गया है तो वो फिर मिसलेनियस में आता है, विविध में आता है। तो विविध में आने से पहले दरअसल मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा
कॉन्सेप्ट एक, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये दो चीज हैं जो हमें समझनी है। एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती, एक है व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है जरा देखते हैं। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखो साइन क्या होता है प्रोपोर्शनल का। जैसे मान लो मैं कहूं ए, और ये वाला साइन, ये वाला जो साइन है ना, बनाना सीखो, पहले बनाना सीखो। ऐसे बना लोगे ना, फिर से ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है ए अनुक्रमानुपाती है बी के, यानी कि ये संख्या आमने सामने है बिल्कुल, और इनके बीच में ये साइन लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जो ये ए होगा ना, ये बी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस वाले साइन को हटाकर बराबर का साइन में बदलते हैं। जो ये साइन है ना, इसको हटाकर बराबर के साइन में बदलते हैं, तो ये बी तो यहां पर रहेगा ही रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म के जुड़ जाएगा जिसकी फिक्स वैल्यू होगी। के क्या है? के हमारा कोई स्थिर संख्या है, स्थिर पद है, जिसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होती है। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म, स्थिर पद, कांस्टेंट टर्म। भाई ए और बी तो चेंज होते रहेंगे, ए और बी तो चेंज होते रहेंगे। ए चेंज होगा तो बी बदल जाएगा, बी चेंज होगा तो ए बदल जाएगा। लेकिन जो ये के है, इसकी एक स्थिर वैल्यू होगी, कांस्टेंट टर्म होगा। तो अगर इस साइन को हटाते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम। अभी फिलहाल के लिए इतना देखो, अभी मैं सवाल पर आने वाला हूं। बात आती है व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मान लो ए मैंने लिखा और यहां पर ये वाला साइन ही लगाया, और बात अगर इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती की होगी ना, तो यहां पर 1/b हो जाएगा, बस व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/, व्युत्क्रम। अगर ये ए है, ये सेम साइन है, अगर अनुक्रमानुपाती होगा तो बी लिखा होगा, और व्युत्क्रमानुपाती होगा तो 1/, में लिखा होगा, 1/b। और इसको आप बराबर के साइन में बदलोगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, और गुणा a/b। ये दोनों होते हैं। अब मैं इनके ऊपर आपको सवाल करके दिखाता हूं, देखना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जरा देखो क्या है बच्चे सवाल में। सवाल है कि यदि x जो है वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम 1/, और यदि x बराबर 78 है तो y बराबर 11 है, यदि y बराबर 2.2 है तो x बराबर क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है। सबसे पहले क्या लिखो? ये पढ़ो ये वाली लाइन। अब जैसे ही आपने ये वाली लाइन पढ़ी तो आप समझ गए भाई यहां तो व्युत्क्रमानुपाती की बात हो रही है, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं x बराबर k गुणा 1/, और वाई स्क्वायर बोला है ना, वाई स्क्वायर, ये हो गया। x बराबर k गुणा, और व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो 1/y स्क्वायर। अब उसने बोला कि यदि x बराबर 78 है तो x बराबर 78 लिखो,
बराबर के गुणा 1/y²। y कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर। ये 11 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा 78 गुणा 121। ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज मत करो, ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो। अब हमें x की वैल्यू मिल गई। हमें क्या मिल गया बच्चा, x की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू, सॉरी सॉरी। और k के लिए मैंने क्या बोला था कि भाई ये वैल्यू फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी। अब अगली कंडीशन में उसने बोला है कि यदि y बराबर 2.2 है तो x कितना होगा। तो भैया अब हमें x की वैल्यू निकालनी है दोबारा से। ये 78 मत बोलना, ये तो अलग हटा दिया उसने। कह रहा है अब यदि y बराबर 2 है तो x कितना होगा। तो x बराबर, और k की वैल्यू फिक्स हो गई 78 गुणा 121 गुणा 1/y²। और y² कितना है 2.2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 78 गुणा 121 गुणा 22 का स्क्वायर क्या होता है, केवल 22 का स्क्वायर 484 होता है। अगर मुझे 2.2 का स्क्वायर बताना हो तो दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो बस, 4.84, तो 4.84। अब क्या करो, ये पॉइंट यहां से हटाओ, ऊपर 100 की गुणा कर दो। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 की गुणा हो जाएगी। देखो ये पूरा 4 बार कटेगा इससे, है ना, 121 चौके 484 होता है। 4 से कटेगा पूरा 25 बार, और 25 की गुणा करना जरा, 25 अट्ठे 200 हासिल का 20, 25 सत्ते 175 और 20 195, यानी कि आंसर हो गया 1950। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 1950। ठीक है भैया, अच्छा सवाल है ये, बेस्ट है। एक और कराता हूं ऐसा ही, ये भी देखो। ये सवाल भी देखो। सवाल कह रहा है कि यदि P Q के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कह रहा है P जो है 15 है तो Q 630 है। कह रहा है अगर P बराबर 6 है तो Q का मान बताओ, Q2 का मान बताओ, Q2 का मान बताओ। फिर सेम वही चीज करनी है। कह रहा है P Q के अनुक्रमानुपाती, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो P बराबर क्या हो जाएगा, K गुणा Q। ये मैंने आपको सिखा दिया। अब कह रहा है यदि P1 बराबर 15, तो P की जगह क्या रख दो 15 बराबर K गुणा, और Q कितना है 630 गुणा 630। तो यहां से K कितना मिल जाएगा 15/630। तो यह आएगा 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 15 दूनी 30, यानी कि K की वैल्यू मिल गई 1/42। K की वैल्यू कितनी है 1/42, 42। अब मैं, मुझसे बोला है अगर P2 बराबर 6 है, P2 यानी कि 6 बराबर, और K की वैल्यू कितनी है 1/42, और कह रहा है बताओ Q2 कितना होगा, यानी कि Q की वैल्यू पूछी है। 42 की गुणा इधर कर दो, तो 6 गुणा 42, और आप कहेंगे 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25। ये आ गया बिल्कुल सही जवाब है 252, 252। ठीक है भैया, तो यहां पर ये वाला जो चैप्टर है हम एंड करते हैं। बाकी मंडे से अब क्लास शुरू होगी, और उसमें मैं आपको 50 LCM HCF शुरू करूंगा। और हाँ, एक बात और मिक्स कर दी बीच में कि अब ये चैप्टर एंड हो गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके 50 क्वेश्चन में तैयार कराऊंगा और आपको वर्कशीट नहीं, क्विज की फॉर्म में दूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि ऑनलाइन क्विज होगी, आपको बैच के अंदर ही मिलेगी। कल तो तैयार नहीं हो पाएगी, वीक के अगले वीक के कभी बीच में मैं डलवा दूंगा, है ना, उसे आप आराम से करते रहना। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, मंडे को सुबह 11 बजे क्लास होगी,
और वो रेगुलर 11 बजे रहेगी। ओके, जय हिंद।